हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज हम क्लास 8th के साइंस के MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। पर ये डिस्कस करने से पहले मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है वो आप जैसे बच्चों की हेल्प करने के लिए ही, आपको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो है बल और दाब। इसके रिगार्डिंग हम MCQs आज देखने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाया जाने वाला बल दाब जो है वो क्या कहलाता है। इसमें आपको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे आसपास जो हवा है वो हम पर जो ना दिखने वाला दाब लगाती है उसको दाब को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बल, वायुमंडलीय दाब, पेशीय बल और घर्षण। जैसे कि आपको ऑप्शन में साफ पता चल रहा है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो हमेशा आपके वायुमंडल में आपकी जो हवा है उसके द्वारा लगाए गए दबाव को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। सेकंड है आपका, प्रति इकाई क्षेत्रफल के पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये है कि किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पर एक एरिया ले लिया, इस पूरे एरिया पर जो लंबवत सीधा सीधा जो बल लगेगा उसको आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है हमारा, इसे हम कहेंगे दबाव, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रेशर डालता है एक सेंट्रल पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश एक वस्तु द्वारा दूसरे पर लगाए जाने वाला बल है। यानी कि अगर एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। उसको आपका आंसर आएगा ये पुश या पुल। पुश आपका क्या होता है, जब आप किसी को धक्का देते हो, और पुल जब आप अपनी तरफ खींचते हो। यानी कि दोनों ही सूरतों में आप एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लग रहा है, चाहे वो धकेलने के लिए हो या वो पास लाने के लिए। तो इसका आंसर आपका आएगा पुश या पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। जैसे कि आपने लोगों ने हमेशा शुरू से पढ़ते आए हैं, पृथ्वी हम पर एक बल लगाती है जिसके द्वारा हम धरती पर टिके रहते हैं, या धरती पर हमारा जो दबाव है वो बना रहता है। वो किस वजह से कि धरती के अंदर एक खिंचाव होता है, वो एक बल लगाती है जिस पर हम सब पृथ्वी पर बने रहते हैं, हमारा जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ता। तो ये कौन सा बल होता है, ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी लगाती है हम सब पर। पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। पेशीय बल आपका जो होता है वो मांसपेशियों वाला बल होता है, जो हम मांसपेशियों में हमारे जो जिससे हम लगाते हैं अपना मस्कुलर जो फोर्स होती है। तो इसको कौन सा बल और भी कहा जाता है, इसका आंसर आपका आएगा संपर्क बल। कैसे, देखिए पेशीय बल आप तभी लगा सकते हो जब आप किसी चीज़ के संपर्क में आते हो, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को धक्का दोगे, आप अगर किसी बक्से को धक्का देते हो या किसी पत्थर को धक्का देते हो या किसी चीज़ को, बॉक्स को धक्का देते हो, तो उस बॉक्स को आपको छूना पड़ेगा। जब आप उस बॉक्स को छुओगे तभी तो आप धक्का लगाओगे ना, बल लगा पाओगे। तो इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाएगा जब आप दो वस्तुओं के संपर्क में आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित पिंड पर आरोपित बल। जब आवेशित पिंड क्या हुआ, जिसके अंदर चार्ज हो रखा हो, जो चार्ज्ड हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों और वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो, गति कर रहे हो। ऐसे किसी चार्ज्ड वस्तु द्वारा जब किसी दूसरी चार्ज्ड वस्तु पर बल लगता है तो उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए होता है कि उसमें आवेश ज़रूर है और उस आवेश की वजह से करंट भी हल्का सा पैदा होता है, जिसकी वजह से वो वस्तुएं आपस में एक दूसरे में खिंचाव महसूस करती हैं। और लेकिन क्योंकि वो वस्तुएं स्थिर होती हैं, इसलिए उसको लगाने वाले बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल से डैश परिवर्तन होता है। आप किसी चीज़ पर बल लगाते हो ताकि उस बल पिंड की गति में परिवर्तन होता है, उसकी चाल में, उसकी आकृति में, या इन सभी में। तो इसका आंसर हमारा बनेगा बच्चों, इन सभी में परिवर्तन होता है। कैसे, जब आप किसी चीज़ में बल लगाते हो, जैसे मान लीजिए कि आप एक चेयर रखिए, आप उस चेयर को अगर धक्का देते हो, ठीक है, तो उसकी चाल में परिवर्तन आया, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, ठीक है। इसी तरह आप किसी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी को आप अगर बनाते हो तो उसमें क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है ना। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने में आप बल लगाते हो, है ना, तो उसमें क्या आता है, उसकी चाल में और उसकी गति में परिवर्तन आता है। इसी तरह से बल आप किसी भी सूरत में लगाओ, उससे जो वस्तु होती है उसकी गति में भी परिवर्तन आता है, चाल में भी और आकृति में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी पेशी द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं। ये आपको बच्चों ऑप्शन से ही पता चल रहा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल और असंपर्क बल। इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि पेशी द्वारा लगाए जाने बल को हम क्या कहेंगे, पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है। देखिए बच्चों, ये एन जो है ये आपका न्यूटन का मात्रक है। न्यूटन एक मात्रक है ना आपका, किसका मात्रक होता है ये, बल का। जब बल लगाते हैं उस बल का जो मात्रक है, जो जिससे आप बल को मापते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, न्यूटन। तो 1 किलोग्राम जो वजन होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है बच्चों, वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। तो आपका ऑप्शन है बी। एक स्प्रिंग तुला का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये बच्चों, ये होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस, इसे कहते हैं स्प्रिंग तुला। इसको आपने कभी देखा होगा कहीं बड़ी बड़ी दुकानों पर। ये किससे क्या मापते हैं हम, इससे मापते हैं हम वजन को। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, वजन। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है घर्षण। घर्षण आप जब जानते हो, किसी गतिमान वस्तु में उसे रोकने के लिए जो भी चीज रुकावट पैदा करती है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, घर्षण। तो घर्षण एक कैसा बल है बच्चों, घर्षण एक संपर्क बल है। कैसे, वो ऐसे कि किसी भी चीज में घर्षण तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक वो चीज किसी के संपर्क में नहीं आती है। कोई चीज चलती हुई आ रही है, आप अगर उसको नहीं रोकोगे तब तक वो नहीं रुकेगी, है ना। तो किसी भी चीज में घर्षण पैदा करने के लिए, गाड़ी में आप ब्रेक देते हो तो गाड़ी में और पहिए में और सड़क के बीच में आप संपर्क होता है, तभी तो वो घर्षण पैदा होता है। तो तब तक, जब तक किसी चीज में संपर्क पैदा नहीं होगा तब तक उसको घर्षण उसको नहीं माना जा सकता, उसमें घर्षण आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण पैदा करता है। इसके आपके उदाहरण है स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, समग्र घर्षण और स्थैतिक घर्षण। देखो, स्लाइडिंग घर्षण होता है जब आप स्लाइड करते हो, किसी ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए आ रहे हैं, फिसलते हुए। दूसरा होता है आपका रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण का मतलब होता है जब पहिए की तरह जब रोल होता है। समग्र घर्षण होता है आपका चारों तरफ से जब घर्षण लग रहा हो किसी चीज में। और स्थैतिक घर्षण, कोई चीज रखी हुई है और उस रखी हुई चीज को आप खिसकाने की या धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। मकान में सबसे कम घर्षण पैदा करेगा वो है आपका रोलिंग घर्षण। आपने बच्चों सुना होगा पुरानी कहानी में, जब पहिया था तो पहिए की वजह से ही घर्षण को कम करने के लिए ही पहिए का आविष्कार किया गया था, क्योंकि बाकी चीजों को खिसकाने में या कहीं से कहीं ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए जो रोलिंग घर्षण होता है, किसी पहिए में जो घर्षण लगेगा ना, वो सबसे कम घर्षण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घर्षण हमेशा क्या करता है। ए, गति का विरोध करता है, बी, गति में मदद करता है, दोनों। सी में ऑप्शन में कह रहा है कि वो दोनों करता है, विरोध भी करता है, मदद भी करता है। और डी कह रहा है कि इनमें से कुछ नहीं करता। तो घर्षण की आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि घर्षण होता है किसी गतिमान वस्तु में जब कोई रुकावट पैदा होती है तो उस रुकावट को घर्षण कहते हैं। इसे हम आम भाषा में घर्षण की परिभाषा है। तो घर्षण क्या करेगा, किसी गति में चलती हुई गति का विरोध करेगा, उसे रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण को अगर कम करना हो तो किस चीज से कम किया जाएगा, तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, या इन सभी के प्रयोग से। तो बच्चों, इन सभी का उपयोग करके आप अलग अलग प्रकार से घर्षण को कम कर सकते हो। जैसे कि आप, कोई मशीन होती है, मशीन चलनी बंद हो जाती है या मशीन अटकती है चलने में, तो आप उसमें तेल डालकर उसका घर्षण कम कर देते हो। ग्रीस होता है, ग्रीस डाला जाता है, रास्तों पर ग्रीस डाल देते हैं, किसी चीज़ में पाउडर डाल देते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ में अलग अलग चिकनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसका घर्षण कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये आपका ऑप्शन है बच्चों, स्थैतिक घर्षण किससे कम होता है। अब जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो किसी रखी हुई वस्तु पर जो आप कोई घर्षण लगा रहे हो वो है, वो अत्यधिक घर्षण होता है, मतलब उससे ज्यादा घर्षण किसी में नहीं होता। और सबसे कम घर्षण किस में होता है, रोलिंग वाली में। तो इसमें आपको ऑप्शन जरूर दे रहा है वो, स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। लेकिन स्थैतिक घर्षण क्योंकि सबसे ज्यादा घर्षण पैदा करने वाला है, तो स्थैतिक घर्षण से ज्यादा घर्षण किसी में नहीं हो सकता। वो यहाँ ये पूछ रहा है कि आपसे कि स्थैतिक घर्षण से ज्यादा घर्षण किस में होता है, तो बच्चों किसी में नहीं होता। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा घर्षण पैदा करने वाला घर्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जब भी संपर्क में आने वाली सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं या चलती हैं तो घर्षण बल में काम में आता है। वो कह रहा है कि जब भी
दो सतहें संपर्क में आती हैं या एक दूसरे के साथ चलती हैं तो किस तरह का घर्षण बल काम में आता है और कब आता है। वो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में जब सभी वस्तुएं ठोस हों, या दो वस्तुओं में से एक तरल हो, या दो वस्तुओं में से एक गैसीय हो, या फिर इस पर ध्यान दिए बिना कि वस्तुएं ठोस, तरल, गैस है या नहीं। जब दो वस्तुएं आपस में सतह पर आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं या आती हैं तो उनमें किसी भी तरह का घर्षण बल उसकी जो आकृति है उस पर लगने के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वस्तु ठोस है, तरल है या गैस है, उस पर उसी के सापेक्ष घर्षण जो है वो एप्लीकेबल घर्षण जो उस पर मान्य होता है वो लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, चाकू के ब्लेड को सतह से रगड़कर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होता है। अब ये कह रहा है कि जो चाकू का आपका ब्लेड होता है वो जब घिस जाता है या उसकी जो धार है वो कम हो जाती है तो उसको वापस धारदार बनाने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे। आपके ऑप्शन है ए पत्थर, बी प्लास्टिक ब्लॉक, सी लकड़ी का ब्लॉक या डी ग्लास का ब्लॉक। अब आपको पता है कि चाकू से आप चाहे प्लास्टिक को भी काट सकते हो, लकड़ी के ब्लॉक को भी काट सकते हो और ग्लास को भी तोड़ सकते हो, लेकिन पत्थर को नहीं तोड़ सकते। तो आप जब ग्लास जो छुरी है जो चाकू है इसको तेज करते हो तो किससे करते हो, पत्थर से। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसमें, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आकार कैसा होता है। ए कुत्ते की तरह, बी पक्षी की तरह, सी कार की तरह या डी इन सभी की तरह। तो बच्चों आपने कभी देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है उसके विंग्स कहे जाते हैं, उसकी जो साइड में विंग्स निकले होते हैं तो विंग्स किसके होते हैं, पक्षी के। तो आपका आंसर क्या होगा, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, वो एक पक्षी की तरह होता है। 9वां क्वेश्चन, घर्षण क्या है। घर्षण शत्रु है, बी मित्र है, सी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों घर्षण जो है वो मित्र और शत्रु दोनों होता है। इसका आपका ऑप्शन है सी, वो दोनों होता है। कैसे, जब आपको किसी चीज़ को कहीं पर ले जाना होता है उसमें अगर आपको घर्षण पैदा होगा तो आपको उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होगी, आप उसे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपको रोकना है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है और आपको गाड़ी में ब्रेक लगाना है, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो, गाड़ी में ब्रेक लगाने से क्या होता है, सड़क में और पहिए के बीच में घर्षण पैदा होता है, इसी वजह से गाड़ी रुक जाती है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी कैसे रुकेगी, नहीं रुक पाएगी ना, इसीलिए घर्षण जरूरी भी है। और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना है और अगर उसमें घर्षण पैदा होता रहेगा तो आप कैसे ले जा पाओगे, उस चीज़ को नहीं ले जा पाओगे, तो इसलिए वो शत्रु भी है। तो इसीलिए घर्षण जो है वो शत्रु और मित्र दोनों में ही काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द्रवों के कारण होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं बच्चों ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है, वैसे तो ड्रैग का लिटरल मीनिंग होता है वो होता है घसीटना। जैसे मान लीजिए कि द्रवों में घर्षण पैदा होता कैसे है, मान लो कि किसी कोई चिकनी सतह है उस पर पानी बह रहा है तो उस पर पानी ऊपर से बिल्कुल धारदार होता हुआ आकर बह जाएगा। लेकिन वही अगर मिट्टी की सतह हो तो मिट्टी पर से पानी, आपने देखा होगा कभी मिट्टी पर से कितना धीरे धीरे पानी आता है या फिर मिट्टी सोख ही लेती है पानी को, तो वो क्या है, घर्षण है, वो पानी के ऊपर लगने वाला घर्षण है। तो पानी के ऊपर जब भी कोई घर्षण लगता है तो उसको हम कहते हैं ड्रैग। ये बच्चों आपका चैप्टर 13 आ गया है। चैप्टर 13 है आपका ध्वनि। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वॉइस बॉक्स को डैश के रूप में भी कहा जाता है। वॉइस आपका क्या हुआ, आवाज यानी कि स्वर, और बॉक्स यानी कि वॉइस बॉक्स जिससे आपकी आवाज निकलती है, जो आपका यंत्र है जिससे आपकी आवाज बाहर तक आ सकती है, वो हो गया यंत्र। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, स्वर यंत्र। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, ए कार्य, बी ऊर्जा, सी बल, डी दबाव। आप ध्वनि में किसी तरह का दबाव नहीं देते हैं, बल नहीं लगाते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा कही जाती है। ऊर्जा कैसे, क्योंकि इससे एक प्रकार की जो आप अंदर ऊर्जा पैदा होती है आपके, आप बोलने की जब कोशिश करते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर से पैदा होती है ना। तो इसलिए ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मानव कान की श्रवण सीमा क्या होती है, यानी कि मानव कान जो होता है, हमारा कान जो होता है, उसमें जो सुनने की शक्ति है वो किस हर्ट्ज तक, यानी कि क्या सीमा है जिस सीमा तक हम किसी भी आवाज को सुन सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20,000 हर्ट्ज से कम, सी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या फिर डी 20,000 से 25,000 हर्ट्ज। तो हमारी जो सीमा है वो है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच इसकी डैश से निर्धारित होती है। ए आवृत्ति, बी गति, सी आयाम, डी जोर। तो इसका आंसर आपका आएगा बच्चों आवृत्ति। ध्वनि की आपकी जो पिच होती है, आपकी आवाज़ की जो पिच है, आप कितनी तेज़ तक बोल सकते हैं या कितना ऊंचा बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप आपकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी, आपकी आवाज़ में जो आवृत्ति है वो किस हद तक है। अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सब सोनिक ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। यानी कि जो सब सोनिक ध्वनि होती है, जिसकी जो सब सोनिक ध्वनि बच्चों वो होती है जिसकी जो आवृत्ति होती है वो, देखो इसका आंसर ही वैसे यही है। इसके ऑप्शन में आपको 20 हर्ट्ज से अधिक, 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक दिया हुआ है। इसका ऑप्शन आपका होता है सी, 20 हर्ट्ज से कम। ऐसी ध्वनि जिसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम है और जिसे मानव कान नहीं सुन सकता बिना किसी यंत्र के, उसे सबसोनिक ध्वनि कहते हैं। तो सबसोनिक ध्वनि की आवृत्ति का आपका आंसर आएगा 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोक्लिया क्या होता है। कोक्लिया किसका एक भाग है। देखो बच्चों, ये आपके श्रवण अंग यानी कि आपके कान का, यानी कि सुनने का जो आपका अंग है कान, उसका एक भाग है। देखो ये आपका कान बना हुआ है, इस कान में यहाँ पर जिसको आप ईयर ड्रम होता है ना आपका, उसके साथ ही आपका ये कोक्लिया, देखो ये दिया हुआ है ना, ये कोक्लिया आपका कान का अंग है, यानी कि श्रवण अंग जो है आपका, उसका एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 हर्ट्ज बराबर है किसके। ए 1 कंपन प्रति मिनट, बी 10 कंपन प्रति मिनट, सी 60 कंपन प्रति मिनट, या डी 600 कंपन प्रति मिनट। तो इसका आंसर आपका आएगा 60 कंपन प्रति मिनट। जिस तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरह से 1 हर्ट्ज जो है वो 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के माध्यम से क्या यात्रा नहीं कर सकता। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन 2 बार दिया हुआ है हवा का, तो हम बेसिकली 3 ऑप्शन ही लेकर चलते हैं, हवा, पानी या वैक्यूम। वैक्यूम आपका पता होगा, आपने सुना होगा कि स्पेस जो होता है आपका वहाँ पर वैक्यूम होता है। तो ध्वनि जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। हवा के थ्रू, हवा में आप कोई आवाज़ होती है तो कंपन होता है ना, तो ध्वनि जो है वो हवा में भी ट्रैवल कर लेती है, पानी में भी ट्रैवल कर लेती है, लेकिन वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका आपका आंसर आएगा वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रव्य श्रेणी में ध्वनि को क्या कहा जाता है। श्रव्य श्रेणी कहने का मतलब यह है कि सुनने के माध्यम में, सुनने की अगर श्रेणी हो तो उसमें जो है आपकी ध्वनि जो होती है उसको क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है आपके अल्ट्रासोनिक ध्वनि, सोनिक ध्वनि जिसे आप ध्वनि कहते हैं, सबसोनिक ध्वनि या फिर प्रकाश ध्वनि। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका ध्वनि, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है उसकी हर्ट्ज जो है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको नहीं सुन सकते। और सबसोनिक ध्वनि जो होती है उसकी आवृत्ति इतनी कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। और अल्ट्रासोनिक की 20,000 से ज़्यादा होती है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। और प्रकाश ध्वनि जो है उसका तो हमारी श्रवण ध्वनि में कोई औचित्य नहीं होता है। तो इसलिए ये इन तीनों के प्रभाव से हम देखते हैं कि जो ध्वनि है, सोनिक साउंड, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उसे हम सुन सकते हैं। तो इसलिए श्रव्य श्रेणी में ध्वनि को हम ध्वनि ही कहते हैं, यानी कि सोनिक साउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लोलक 4 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समय अवधि ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये आपका सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक लोलक 4 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो वो 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करेगा, वो ये पूछ रहा है समय अवधि क्या होती है, यानी कि वो 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करता है। अगर वो 4 सेकंड में 20 बार करेगा तो 1 सेकंड में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 को हम 20 से भाग देंगे। जब 4 को हम 20 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.2। तो आपका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके चैप्टर का टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं इन चारों में जिसमें से विद्युत जो है वो अच्छे से पार नहीं होती। तो पहला आपका ऑप्शन है आसुत जल, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा कॉपर सल्फेट। तो इसमें आपका आंसर आएगा बच्चों आसुत जल। आसुत जल होता है जब जल को साफ करने के लिए उसे उबालकर और उसकी भाप को एक दूसरे ठोस कंटेनर में संभाल कर रख लिया जाता है, तो उसको आसुत जल कहते हैं। तो आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें बिजली जो है वो अच्छे से पार नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन बिजली का संचालन नहीं करता है? यह आपका ऑप्शन है, इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। चीनी का घोल, सिरके का घोल, नींबू के रस का घोल या कास्टिक सोडा का घोल। इसमें से कौन बिजली का, किस में से बिजली होकर नहीं जाएगी? तो बच्चों इसको आपका ऑप्शन आएगा चीनी के घोल में से बिजली नहीं जाती है, चीनी के घोल में से बिजली का संचालन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? एक विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, या ये सभी प्रभाव उत्पन्न करती है? तो बच्चों इसमें आपका आंसर आएगा जो एक विद्युत धारा है वो इस सभी प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी कि देखो, आप इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट में जो पावर होती है उससे गर्मी भी निकलती है, उसमें रासायनिक प्रभाव भी होता है जिसमें कि आवेशों का आपस में रासायनिक समीकरण बनता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है क्योंकि इसमें आपकी दिशाओं का बहुत महत्व भी होता है। इसलिए ये सभी धारा, ये सभी जो प्रभाव हैं ये विद्युत धारा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध या अशुद्ध जल जो होता है वो कैसा कंडक्टर है? बिजली का कैसा कंडक्टर है? खराब कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हम यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि वो विद्युत का कुचालक है अशुद्ध जल, तो वो एक खराब कंडक्टर है, वो बिजली का संचालन अच्छे से नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कंडक्टर है, यानी कि विद्युत का सुचालक कौन है? तो आपके ऑप्शन है ईंट, स्टील, प्लास्टिक या कपास। तो इसमें बच्चों सबसे ज्यादा जो बिजली तेजी से दौड़ेगी वो किस में दौड़ेगी? स्टील में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों ये पॉलीथीन जो है आपकी इंसुलेटर है, ये विद्युत धारा को रोकती है, विद्युत धारा में अवरुद्ध उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर आधारित क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों आपकी क्या होती है? जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक जो आपका किसी विद्युत धारा वाली जो आपकी धातु होती है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किसी एक और धातु का लेपन कर दिया जाता है, उसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर प्रभावित होती है? इसको तो आंसर ही भूल गई मैं। ये रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कॉपर क्या है? अच्छा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है बिजली के लिए, इसमें से बिजली बहुत आसानी से और बहुत तेजी से मतलब यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को डैश के अनुसार निपटाया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब की जाती है उस फैक्ट्री में जो कचरा निकलता है उस कचरे को कैसे निपटाया जाता है बच्चों? उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पास की नदी में डाल दिया जाता है, तालाब में डाल दिया जाता है, कॉर्नफील्ड में डाल दिया जाता है, या फिर अपशिष्ट प्रबंधन निकायों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसका निपटारा किया जाता है। तो बच्चों आपका ऑप्शन यही आएगा कि अपशिष्ट प्रबंधन निकायों के निपटान दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को निपटाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक धातु, एक तरल जो विद्युत धारा का संचालन करता है, एक गैर धातु, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों एक इलेक्ट्रोलाइट एक तरल होता है जो विद्युत धारा का संचालन अच्छे से